गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस जो चैप्टर है उसका कुछ रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के जरिए। किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं आप देखिए, और जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं वैसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं पहले जो आ चुके हैं उनको एक बार आप लोग तेजी से लगा के एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में क्या सही है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में यूनिट होती है, जैसे इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है ना। तो दोनों में यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यूनिट बट नो डायमेंशन, ऑप्शन डी सही होगा। दोनों में यूनिट होती है लेकिन दोनों में डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था। दोनों में यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। अब आ जाते हैं एंगल ऑफ 1 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा। तो 1 मिनट इसका मतलब ये हो गया कि 1/60 डिग्री, और डिग्री को हम बदलेंगे रेडियन में, तो कैसे बदलेंगे? इंटू π/180 का मल्टीप्लाई करके हम डिग्री को बदलेंगे रेडियन में, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ये रिजल्ट आपको मिलेगा रेडियन में, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए डिग्री को मिनट को डिग्री में बदला 60 का डिवाइड करके, और फिर डिग्री को रेडियन बदला π/180 का मल्टीप्लाई करके। रेडियन बदलना होता है, डिग्री को रेडियन बदलना होता है तो π/180 का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होता है तो 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है। तो हीट ट्रांसफर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू K डेल्टा थीटा बाई L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड। यहाँ पर A क्रॉस सेक्शन एरिया है रॉड का, और L रॉड की लेंथ है, और डेल्टा थीटा हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर का डिफरेंस है। डेल्टा थीटा मतलब θ1 माइनस θ2, ठीक है ना। इस तरीके से अब आप लोग इसको देखिए कि क्या यूनिट होनी चाहिए, ठीक है ना। जूल पर सेकेंड, ये वॉट बन गया। के की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है। डेल्टा थीटा की डायमेंशन केल्विन के नाम पर के होती है, और ये मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए? मीटर। तो ये बन गया मीटर। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन हो गई जूल पर सेकेंड केल्विन मीटर। जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट कहते हैं, तो वॉट पर केल्विन मीटर। इसको कैसे लिखा जाएगा? वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये देखिए सही ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी बस प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। प्रैक्टिस होने पर आप इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक, और सही ऑप्शन का चॉइस करेंगे। द डैम्पिंग फोर्स ऑन अ ऑक्सीलेटर। डैम्पिंग फोर्स जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम जब लगाएंगे, मान लो K लगा दिया, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्चुअली B लगाते हैं। आप नोट्स में देखिए, बुक्स में देखिए, तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B लिखा हुआ मिलेगा। तो B F/B हो गया। इसकी डायमेंशन हमको इस फॉर्म में लेनी है, इस फॉर्म में लेनी है किलोग्राम। अच्छा, इस तरीके से लेनी है। तो F = ma करके B कर सकते हैं। तो ये हो गया किलोग्राम, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल, 1 सेकेंड यहाँ बचेगा। तो किलोग्राम अपॉन सेकेंड
यानी कि किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, ये देखिए किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी सही है। मीटर कट चुका है, ठीक है ना, मीटर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर किलोग्राम सेकेंड लिखा हुआ है, ये इसलिए गलत हो गया, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज इतना, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ की यूनिट फंडामेंटल लिखा होना चाहिए, यहाँ फंडामेंटल लिखा नहीं लेकिन लिखा होना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको बता रखा है। एक नए सिस्टम में वैल्यू, पुराने सिस्टम की वैल्यू, नए सिस्टम में मास, ठीक है ना, और लेंथ और डेंसिटी की बात हो रही है, तो डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब यानी कि m l की पावर 3 यानी कि m l की पावर -3, ये डायमेंशन है। तो इसकी पावर 1 होगी और इसकी पावर कितनी होगी बोलो, -3। 1 का मतलब होता है नोन सिस्टम, नोन सिस्टम का डेटा, और 2 का मतलब होता है न्यू सिस्टम। अननोन नहीं कहा जाता भाई, क्या कहा जाता है, न्यू सिस्टम। नोन सिस्टम, नोन सिस्टम और न्यू सिस्टम ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू नोन सिस्टम में 4 है। हाँ, ये नोन का डेटा लिखेंगे, नोन का डेटा ये ग्राम, और नए सिस्टम के डेटा में कितना है देखिए 100 ग्राम, ठीक है ना। नोन सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में और नए सिस्टम में 10 सेंटीमीटर फंडामेंटल है, पावर हो गया -3। सो दिस बिकम 4 इंटू 1/100, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 1/10 होल टू द पावर -3। सो दिस बिकम 4 इंटू 1/100 और नीचे 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 बन जाएगा। तो 4 इंटू 1/100 और इंटू 1000, ये देखिए तो ये हो गया आपका 40 यूनिट नए सिस्टम में, यानी कि हमारे सिस्टम में जो सीजीएस सिस्टम है उसमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी है वो नए सिस्टम में 40 नंबर के बराबर होगा, 40 यूनिट के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं और आते रहते हैं। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी Q² अपॉन F/r²। 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ये यूनिटलेस कांस्टेंट है। ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही है, मामला अच्छी तरह देखा हुआ है। परमिटिविटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसको इस तरफ ले गए, F को नीचे लेकर आ गए। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो ये हो गया Q² अपॉन F/r², ठीक है ना। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते जाइए बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू h न्यू, सो दिस बिकम जूल और h, और ये हो गया पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड, सो h की यूनिट हो गई जूल सेकेंड, और वैल्यू आप लोगों को बताइए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। यूनिट की मेन बात थी, जूल सेकेंड, मेन बात थी यूनिट की, जूल सेकेंड। ऑप्शन डी 6.63 लिखा हुआ, हालांकि
6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली आंसर सही है। द यूनिट ऑफ स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन ने बताया था किसी भी सोर्स से निकलने वाले हीट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड पर एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सो दिस इज जूल पर सेकेंड और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, सिग्मा और केल्विन की पावर 4, ठीक है ना। जूल पर सेकेंड मतलब वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा केल्विन की पावर 4। इस तरीके से स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा की डायमेंशन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, जिससे लिख सकते हैं वाट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। गलत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए -4 नहीं लिखा हुआ है, वाट पर, हाँ लिखा हुआ है पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ऑप्शन ए सही है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये देखिए लिखा हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना। कभी कभी ऑप्शन में इस तरीके से होता है और कभी कभी इन्वर्स करके लिखवा देते हैं, तो दोनों पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो सब हो जाएगा, कूल रहेंगे तो हो जाएगा। लास्ट तक न्यूमेरिकल लगाते रहेंगे हर चैप्टर के, जैसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के 5-6 सवाल लगा लिए, उसके बाद अगले चैप्टर वेक्टर के 5-6 सवाल लगा लिए, है ना। डॉट प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा सवाल देख लिया, है ना। उसके बाद वन डायमेंशन के 6-7 सवाल लगा लिए, उसके बाद प्रोजेक्टाइल के 5-6 सवाल लगा लिए, ग्राफ के 5-6 सवाल वहीं से 1D से लगा लिए, उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे ही 5-6 सवाल लगाए। इस प्रकार से हर चैप्टर के 5-6 सवाल लगा के पूरा कवर करेंगे, तो हर चैप्टर में एक बार निगरानी हो जाएगी, नज़र पड़ जाएगी, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा और ये मन को ये महसूस हुआ कि नहीं हमने सारे चैप्टर अंत तक देखे हैं। मतलब हर चैप्टर, ऐसा मत करिए कि एक चैप्टर के 40-50 सवाल एक समय लगा रहे हैं, उसमें समय निकल जाएगा। बस 5-6-8 सवाल लगा के अगला चैप्टर 5-6 सवाल, अगला चैप्टर 5-6 सवाल, इस प्रकार से हर चैप्टर के 5-6 सवाल रैंडमली लगा के आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम हर चैप्टर को देखकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बाकी तो पूरे साल आपने जो मेहनत की है वो है ही है। The dimension of MLT -2A2, MLT -2A-2, तो इसको हम लिख सकते हैं MLT -2/A2, तो ये एक तरीके से क्या है, फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर। इस तरीके से हम अब ये समझना चाहते हैं कि ये किस चीज़ की डायमेंशन होगा, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि F = μ0/4 पाई I1 I2/d × L। तो ये तो डायमेंशन L और D तो कैंसिल होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए जब दो तार जिनमें करंट बह रहा होता है, I1 I2 और उनके बीच की दूरी D होती है, और एक वायर वेरी लॉन्ग और एक वायर की लंबाई L होती है, तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो रिपल्शन लगता। चाहे अट्रैक्शन लगे या रिपल्शन लगे, दोनों का फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखिए 4 पाई की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो F/I1 I2 रिप्रेजेंट करता है μ0 को, तो ये हो गया F/I1 I2, यानी कि F/I²। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल होती है और परमेबिलिटी मैग्नेटिक होती है, ठीक है ना। परमिटिविटी और परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, ठीक है ना, वैद्युत परमिटिविटी होती है, चालकता, और ये होती है परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकशीलता। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ये सवाल हमेशा जब एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो कोशिश करिए कि इसके बदले कोई दूसरा सवाल जल्दी से आगे बढ़कर लगा लीजिए।
हाँ, अगर ये आपको तुरंत के तुरंत अच्छी तरह याद है तो आपको बेहतर रहेगा, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन हमेशा, मैं पढ़ा था बोला था कुछ डायमेंशन में निशान लगाए थे कि ये डायमेंशन हमेशा याद रखें, m-1 L3 T-2। तो देखिए जो ए है वो सेकंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जब एनर्जी का नाम आ गया तो क्या आ गया बताओ, ml2 T-2। कहने का मतलब है कि ये मैचिंग वाले सवाल आप तुरंत देखकर अगर पकड़ सकते हैं तो सॉल्व करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे चारों चेक करने पड़ेंगे और तब मैच कराना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि आप कोई अगला सवाल सॉल्व करिए और जब समय बच जाए तो आप इसको सॉल्व करिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुरंत पकड़ में आ रहा है, जैसे मुझे तुरंत पकड़ में आ गया, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन मुझे हमेशा से याद रहती है और मुझे याद रखनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सवाल पूछते हैं तो अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन पहले निकालेंगे और तब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, आप भी कहेंगे कि इतनी देर में तो हम खुद ही लगा लेते हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन हमेशा याद रखनी चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। और आप देखेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी सवाल डायमेंशन पर आधारित हैं उनमें अक्सर वही सवाल आता है जिसमें जी जरूर होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको मैं अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद, एनर्जी ml2 T-2, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, दोनों एक ही बात है। तो देखो ml2 T-2, ये देखिए तो ये इससे मैच कर गया और ये इससे मैच कर गया, यानी कि जो P है वो 4 से मैच कर गया, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हमें फाइंड करना पड़ सकता है, तो आइए फाइंड करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल G(m)/r। तो G की डायमेंशन m-1 L3 T-2 और ये m और ये L, तो एक L से L कटेगा तो m-1 m से m कैंसिल, m से -m कैंसिल, L से L2 T-2, L2 T-2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल L G m-1 L3 T-2, और ये हो गया मास और ये हो गया डिस्टेंस, ये और ये कैंसिल हो गए, L से L कैंसिल हो गया, T-2 होना चाहिए यहाँ पर। हम C को फर्स्ट से रिलेट करने जा रहे हैं, लेकिन विद करेक्शन रिलेट करने जा रहे हैं। जो ये प्रिंट है यहाँ पर -2 होगा, ये प्रिंट है। हम C को 1 से कनेक्ट करने जा रहे हैं लेकिन करेक्शन के साथ। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसके बारे में आपसे हम क्या कहें, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी Eg, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बिल्कुल बराबर होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि mt-2 LT-2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि LT-2। तो हमने D को थर्ड से कंपेयर कराया। अब देखिए डायरेक्ट इतना पता होने के बावजूद इस सवाल में बाकी सवालों से ज़्यादा टाइम लगा, इसीलिए मैं कहता हूँ मैचिंग वाले डायमेंशन के जो सवाल हैं उनमें तुमको तुरंत डायमेंशन तुरंत मैच हो रही है तो करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे चारों डायमेंशन पहले निकालनी पड़ेगी फिर मैच कराना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको बाद में करिएगा। फोर्स F, एक्सीलरेशन A/T आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कह रहे हैं अगर फोर्स फंडामेंटल हो, एक्सीलरेशन और टाइम फंडामेंटल हो, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। आइए एनर्जी की डायमेंशन प्रोपोर्शनल टू F की पावर A मान लो, A की पावर B मान लो और T की पावर C मान लो, ठीक है ना। ml2 T-2 प्रोपोर्शनल टू ml2 T-2 की पावर A, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, की पावर B मान लो और टाइम की पावर C, ठीक है ना, हो जाएगा। तो
अब m की पावर कंपेयर करें तो m की पावर a है और l की पावर a प्लस b है और t की पावर -2a -2b प्लस c है। अब कंपेयर करें LHS और RHS को। जब LHS और RHS को कंपेयर किया, पावर कंपेयर किया तो a की वैल्यू 1 आ गई। जब l की पावर कंपेयर किया तो a प्लस b की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से b इज इक्वल टू 1 आ गया। और थर्ड रिजल्ट हमको मिला जब t की पावर कंपेयर किया तो t की पावर से t की पावर कंपेयर करोगे तो -2a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू रखी 1 और b की वैल्यू भी रखी 1 प्लस c इज इक्वल टू -2। तो एक -2 से -2 कैंसिल हो गया और c बराबर आ गया प्लस का 2। ठीक है ना। अब इसको हम अपने पहले इक्वेशन में रख देंगे तो f की पावर 1 होनी चाहिए, a की पावर भी 1 होनी चाहिए और t की पावर 2 होनी चाहिए। 1 1 2, ये लीजिए ऑप्शन बी सही हो गया। 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है ना, बी सही हो गया। अब ये सवाल ऐसा है जो आपको लगभग 1 मिनट लग जाएगा करने में। ये सवाल छोड़ने वाला सवाल तो नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, ये सवाल बुक्स में जो दिए होते हैं उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, उनमें कठिन इक्वेशन बनती हैं, इतनी आसान इक्वेशन नहीं बनती हैं। जब एग्ज़ाम में जब भी सवाल आया तो कोई ना कोई एक वैल्यू तुरंत मालूम हो जाती है। जैसे यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है तो a बराबर 1 आ गया। और अगले स्टेप में a प्लस b बराबर 2 लिखा, a को 1 लिखा, b 1 आ गया। मतलब एग्जाम में जब ये सवाल आया है तो इक्वेशन कठिन नहीं बनेगी। 3 इक्वेशन तो बनेगी लेकिन वो टफ नहीं होंगी। कोई एक अननोन तुरंत मालूम हो जाएगा, एक के मालूम होते ही दूसरा और दूसरे के मालूम होते ही तीसरा मालूम हो जाएगा। अभी ऐसे सवाल आगे भी आ सकते हैं, आप देखेंगे कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। इसलिए ये सवाल छोड़ने लायक सवाल नहीं होता है। ई जी रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए फिर वही बात आ गई, एनर्जी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की रेशियो की डायमेंशन बतानी है तो ml/t-2। मैंने आपसे कहा था डायमेंशन के सवालों में अक्सर जो एग्जाम में आते हैं उनमें जी जरूर होता है, इसलिए जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए m-1 L3t-2। तो ये कैंसिल हो गया और इस प्रकार से ये m2 बनेगा और L-1 बनेगा, m2 बनेगा और L-1 और t नहीं रहेगा तो t कैंसिल होगा। ऑप्शन ए सही है। आया हुआ सवाल है, देखिए जो सवाल आए हुए हैं आप महसूस कर रहे होंगे आपसे हो जाएंगे, बस आपकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली बनी रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे 11th बुक या 12th बुक हो, हर चैप्टर के 5-5 6-6 सवाल, मैं बहुत दिनों से बात कह रहा हूँ। जब मैं क्लास रूम में तो बोलते थे कि 10 से 15 और हो सके तो 20 सवाल रोज लगाइए, और इस समय मैं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर के 5-5 6-6 सवाल टच करते जाइए, हर चैप्टर को टच में ले लीजिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो रोटेटरी मोशन हो, वर्क एनर्जी पावर हो, सेंटर ऑफ मास हो, है ना, सर्कुलर मोशन हो। 5-5 6-6 सवाल टच करते जाइए, लगाते जाइए, और ना आने पर पीछे सोल्यूशन तुरंत देख लीजिए। मतलब बहुत देर तक जूझिए नहीं, जहाँ देखा आपने कि आप फंस रहे हैं, ये जूझने का समय नहीं है, ये तुरंत पीछे देखिए कि हम कहाँ फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे हैं, जल्दी से उसको शांत दिमाग से अपने दिमाग में उतारिए कि ये गलती दोबारा हमसे होने ना पाए और आगे बढ़ जाइए। हर चैप्टर को टच कर लीजिए, जरूर से जरूर टच करके ही एग्जाम दीजिए। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो mLT-2 अपॉन L की पावर 2 यानी कि mL-1 T-2, ये स्ट्रेस की डायमेंशन है जो कि प्रेशर के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर के बराबर। फिजिकल क्वांटिटी CGE की पावर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ओके। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा
लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा? ओके ओके, तो आप ऑप्शन ए चेक करें, पहले देखते हैं। इस प्रकार के बड़े सवालों में अक्सर पहला ऑप्शन ही सही होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ध्यान से देखें, तो ये 1/c² तो लिखा हुआ है खैर, और जी की डायमेंशन तो हम लिख ही देंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप देखें जरा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² बाई r²। तो ये जो चीज़ है ये आपके सामने लिखी हुई है। तो हाँ, ये e² मतलब e²/4 एप्सिलॉन नॉट, ये जो लिखा हुआ है वो fr² के, हाँ, इसको इधर लेके आइए, तो fr², f और ये देखिए r²। अब आप इसको देखिए कि लेंथ की डायमेंशन है कि नहीं। ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट है LT-1, स्क्वायर होने की वजह से LT-2 हो जाएगा, m-1 L3T-2, ठीक है। उसके बाद f देखिए mLT-2, उसके बाद r² यानी कि l की पावर 2। इस प्रकार से t की पावर -2 mLf mLT-2 T-2 mLT-2 l की पावर 2 e²g, और इसकी होल टू द पावर हाफ है। ये देखिए, ध्यान नहीं दिया, ये होल टू द पावर हाफ है। इस तरीके से m तो यहाँ से खत्म ही हो गया है ना, और ये 1/l की पावर 2 t की पावर -2, और ये l की पावर देखिए 2 3 6, l की पावर 6, l की पावर 6 और t की पावर -4 और होल टू द पावर हाफ, 1/L2 t-2, और ये l की पावर 3 और t की पावर -2। तो t की पावर -2 कैंसिल हुआ, और ऊपर l की पावर 3 और नीचे l की पावर 2, तो क्या बचा बताइए? l बचा। तो देखिए ऑप्शन ए सही हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पहले से किए रहेंगे तो सही रहेगा। एक बात और बता दें, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में बनाकर नहीं दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट बहुत देर तक उलझ जाए, ठीक है ना। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन पहले से करे रहेंगे आपकी, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप समझ जाएंगे कि हो सकता है याद ही रहे आपको, कह रहे ये सवाल मेरा देखा हुआ है, इसमें यही ऑप्शन होगा, इसमें 1/c² और इतना की पावर हाफ है। और नहीं तो ऑप्शन ए अक्सर ऐसे सवालों में सही होता है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देखो जी आ गया है ना। और कह रहे हैं कि लेंथ की डायमेंशन बताइए अगर प्लांक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट और g फंडामेंटल क्वांटिटीज हों। चलिए भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस में l हो गया प्रोपोर्शन टू h की पावर a मान लो, और स्पीड ऑफ लाइट की पावर b, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पावर हम c मान ले रहे हैं, तो ये इधर तो l आ गया। और ये प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आप देख रहे होंगे E इज इक्वल टू h न्यू, तो ये mLT-2 और h, और ये 1/t, तो t जब इधर आएगा तो ये mLT-1 होगा। इसको डायरेक्टली ध्यान रखने की आवश्यकता है। mLT-1 की पावर a और LT-1 की पावर b और m-1 L3T-2 की पावर c, ठीक है ना। तो सारे m इकट्ठा करिए, तो m की पावर a m की पावर a माइनस c, ठीक है ना। l की पावर कलेक्ट करिए, l की पावर a प्लस b, l की पावर a प्लस b प्लस 3c, और अब t की पावर कलेक्ट करिए, तो t की पावर आएगी -a माइनस b माइनस 2c,
माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। अब LHS और RHS को कंपेयर करिए। M L T प्लान कांस्टेंट डायमेंशन MLT -1 ML2। एरर आ गई है, एरर हो गई है। ML2T -2T ML2 ML2 ठीक है ना, ML2 और ये -1 m की पावर a -c m -1 L3T -2 सही है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिल्कुल सही है। C स्पीड ऑफ लाइट LT -1 बिल्कुल सही है। ओके, तो m की पावर a -c L की पावर 2a प्लस b प्लस 3c 2a प्लस b प्लस 3c। ओके, और t की पावर -a माइनस b माइनस 2c सही है सब कुछ। लेंथ की डायमेंशन L। कंपेयर करेंगे LHS और RHS को। पहली बात निकल के आ रही कि a माइनस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू c। दूसरी बात निकल के आ रही है, दूसरी बात जो निकल के आ रही है वो मैं देखता हूँ अभी, एक सेकंड। हाँ, तो LHS और RHS को कंपेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें m नहीं है इधर, यानी कि m की पावर 0 है, तो a प्लस a माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा पहला रिजल्ट है। इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि a इज इक्वल टू c होगा, ठीक है ना। अभी वैल्यू तो नहीं आ पाई है, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब L को कंपेयर करिए, तो L की पावर से L की पावर कंपेयर करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। हम a और c को इक्वेट करें, इक्वल रखेंगे, क्योंकि a और c इक्वल है, तो ये 3a इज इक्वल टू 1, तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 1। ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। आइए हम थर्ड रिजल्ट की बात करें। t की पावर से कंपेयर करेंगे, इधर t नहीं है, मतलब t की पावर 0 है, यानी कि माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि a इज इक्वल टू c है, तो c को हम a रखेंगे, और इस तरीके से हमको 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दें, तो जो हम सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस b है और यहाँ पर माइनस b है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 5a है और ये माइनस का 3a है, तो बचेगा 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/2। अगर a इज इक्वल टू 1/2 है तो c इज इक्वल टू भी 1/2 होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि a और c की वैल्यू आपस में बराबर है। अब हम a की वैल्यू को अगर हम 2 में रख दें, हाँ a की वैल्यू को 2 में रख दें तो b आ जाएगा। b हमको मालूम करना है, a हम मालूम कर चुके हैं, c हम मालूम कर चुके हैं, और हमें केवल b मालूम करना है। तो a की वैल्यू 1/2 रखने से 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, यानी कि माइनस का 3/2, यानी कि ये a की पावर कितनी है 1/2, यानी कि अंडर रूट, और c की पावर भी 1/2 यानी कि अंडर रूट, और b की पावर -3/2, b की वैल्यू -3/2, तो c की पावर -3/2 नीचे आएगा तो +3/2 हो जाएगा, और ये h का अंडर रूट और g का भी अंडर रूट, तो अंडर रूट hg/3/2, ऑप्शन ए सही है। तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तुलना में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और मुझे ये एक बार फिर से देख लीजिए, h की डायमेंशन, c की डायमेंशन और g की डायमेंशन, पावर a b c, m की पावर कलेक्ट करिए, a हाँ प्लस का a और माइनस का c, l की पावर प्लस का 2a प्लस b प्लस 3c, t की पावर कलेक्ट कीजिए, माइनस का a माइनस का b माइनस का 2c, ठीक है ना। अब LHS और RHS को कंपेयर करिए, तो इधर सिर्फ L है, सिर्फ L होने का मतलब क्या होता है, m की पावर 0 L, t की पावर 0। अब कंपेयर करिए, तो दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं,
m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 प्रोपोर्शनल टू दिस। अब कंपेयर करें, कंपेयर करने से हमको जो रिजल्ट मिले वो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1, हाँ जी 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू c, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। c को a लिखा तो ये 5a बन गया। दिस इज इक्वल टू 0, t की पावर कंपेयर करो, दिस इज इक्वल टू 0 और c को a लिखा तो ये बन गया माइनस का 3a। अब थर्ड रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को ऐड किया तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया और प्लस का 5a और माइनस का 3a मिलकर बन गया प्लस का 2a इज इक्वल टू 1, इसलिए a इज इक्वल टू 1/2। अगर a इज इक्वल टू 1/2 तो c इज इक्वल टू भी 1/2 होगा। और पुट a इन 2, a को हम इक्वेशन 2 में रखें तो 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन से थोड़ा सावधान रहेंगे और हो सके आपको इसके आगे वाले क्वेश्चन फटाफट आते चले जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में सॉल्व करें। मैचिंग वाले जो डायमेंशन के मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं उनमें LHS की और RHS की सारी डायमेंशन आपको तुरंत के तुरंत नजर आ जाए, दिखाई पड़ जाए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो तुरंत कर लें, अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करें। इन क्वेश्चंस को तुरंत कर सकते हैं तो नहीं तो अवॉइड करें, थोड़ा सा मतलब बाद में करें, थोड़ा सा डिले करें। फिर वैसे ही सवाल आ गया। अब सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रोपोर्शनल टू किसके e की पावर a मान लो और वेलोसिटी की पावर b मान लो और टाइम पीरियड की पावर c मान लो, टाइम की पावर c। अब हमें रिजल्ट बनाना है, ये हमारा मेन रिजल्ट हो गया। चलिए कंपेयर करते हैं। तो ये mlt माइनस 2/l प्रोपोर्शनल टू ml2t माइनस 2 की पावर a। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, एग्जाम में आते भी जरूर है, टाइम जो लेते हैं वो तो लेते ही हैं। तो ml तो रहेगा नहीं, t की पावर माइनस 2, हाँ l से l कैंसिल हो रहा है ना, ये l से l देखो ना, l से l कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो ml0 t माइनस 2 प्रोपोर्शनल टू m कलेक्ट करो तो m की पावर a, l कलेक्ट करो तो l की पावर 2a प्लस b और t कलेक्ट करो, t की पावर कलेक्ट करो तो माइनस का 2a प्लस का c, ठीक है, माइनस का 2a प्लस का c। अब LHS और RHS को आपस में कंपेयर करो तो जब m को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 पहले ही मिल गया। अच्छा, जब l की पावर को देखा तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 रख दी, इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। अब थर्ड रिजल्ट t की पावर कंपेयर करो तो 2a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। t की पावर देखो तो यहाँ पे t की पावर माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है ना। a की वैल्यू 1 रखनी है तो माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, अरे माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 से माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, तो c की पावर तो 0 आ गया, c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू जब 0 आ गई तब t रहेगा ही नहीं, t रहेगा ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। ml2 टाइम्स 2 lt माइनस 1 और टाइम पीरियड की पावर c, ठीक है। तो t की पावर माइनस b, t की पावर माइनस 2a माइनस b, ये रह गया। t की पावर में गलती हो गई है, माइनस का 2a माइनस का b भी है और फिर प्लस का c है, माइनस का 2a माइनस का b और प्लस का c। अब ठीक है, अब t की पावर कंपेयर करो तो माइनस का 2a माइनस का b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, a की वैल्यू रखी और b की वैल्यू भी रखी हमने और प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 से
-2 से -2 कैंसिल हो गया और c इज इक्वल टू आ गया प्लस का 2। तो ये a1e⁻1 और v की पावर 2 और c की पावर भी 2, 1 2 2 की पावर a1 -2 -2 रखेंगे तो ये +2, -2 से -2 कैंसिल, ये -2 -2 -2 1 -2 -2 1 -2 -2 ऑप्शन सी 1 -2 -2। ठीक है ना, यहाँ पर 2 बार एरर्स हो गई हैं सॉल्व करने में, ओवरलुक हो गया है। एक क्वेश्चन पीछे रह गया शायद, देखते हैं 9th शायद क्वेश्चन रह गया, स्ट्रेस वगैरह सब हो गया था। एक क्वेश्चन है 9th जो शायद रह गया, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो रह गया है। फोर्स की यूनिट बतानी है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर, मास 10 ग्राम और टाइम 0.1 सेकेंड फंडामेंटल के रूप में लिया गया है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? आइए यूनिट से यूनिट कंपेयर, यूनिट से यूनिट बनाने के लिए एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प लेनी चाहिए। mlt-2, तो मास की फंडामेंटल है 10 ग्राम, लेंथ की फंडामेंटल है 10 सेंटीमीटर और टाइम की फंडामेंटल 0.1 सेकेंड है। ठीक है ना, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने एसआई सिस्टम में। तो 10 और ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया हमने और सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 0.1 सेकेंड तो एसआई में सेकेंड ही रहता है, खैर कोई बात ही नहीं है। सो दिस बिकम 1/100, दिस बिकम 1/10 एंड दिस बिकम 0.1 की पावर -2। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 1/10 की पावर -2, यानी कि 1/100 इंटू 1/10 इंटू 1/10 की पावर -2। तो 10 की पावर +2 और -2 कैंसिल हुआ तो ये 1/10 आया। 1/10 का मतलब हो गया 0.1। और एसआई सिस्टम में न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन। इस तरीके से यूनिट को नई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशन फार्मूले की मदद लेते हैं। जो चीज़ें दी होती हैं मास, लेंथ और टाइम की, उनको हम वैसे ही उतार लेते हैं। उसके बाद हम यूनिट को अपनी मनचाही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और तब हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये हम लोग 16 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे, ये हो चुका है, ये अभी भी हुआ हम लोग का और ये भी हो गया। द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी और रेडियस से रिलेट कराना चाहते हैं। तो पावर x, y और z की वैल्यूज हमको फाइंड करनी। क्रिटिकल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर x, रो की पावर y और रेडियस की पावर z। चलिए भाई, LT-1 प्रोपोर्शनल टू ईटा की डायमेंशन मालूम है आपको, ईटा की डायमेंशन ml-1 T-1, इसको डायरेक्टली याद रखें। जी की डायमेंशन को डायरेक्टली याद रखें और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन को डायरेक्टली याद रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। ml-1 T-1 की पावर x, और ये है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, नहीं लेंथ क्यूब, और ये है L की पावर Z। कंपेयर करें, इधर m नहीं है यानी कि m की पावर 0, LT-1 प्रोपोर्शनल टू
m की पावर कंपेयर करें तो x प्लस वाई, l की पावर माइनस एक्स माइनस 3y, नहीं, माइनस एक्स माइनस 3y प्लस z, और अब t की पावर कंपेयर करें तो माइनस एक्स, टी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे है t की पावर माइनस एक्स। तो अब हम कैसे करें इसको? हम ऐसे करें कि जो आसान है वो काम करें। तो t की पावर पहले कंपेयर करें तो पहला रिजल्ट मिला माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि x इज इक्वल टू 1। दूसरा रिजल्ट हम m की पावर से करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरीके से हमको यहीं से रिजल्ट मिल जाता है 1 माइनस 1, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 माइनस 1 फिर भी हम देखेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। माइनस एक्स, तीसरा रिजल्ट बना रहे माइनस एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू एल की पावर कंपेयर करें तो 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस 1 और प्लस z इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, सो z इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 माइनस 1, ये देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन अच्छा है। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन मास से बताना है। ये लीजिए भाई, मास प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर a मान लें, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c मान लें। तो ये m हो गया L0 T0, क्योंकि इधर सिर्फ मास है, लेंथ और टाइम नहीं है। MLT माइनस 2 की पावर a और LT माइनस 1 की पावर b और t की पावर c। m L0 T0, ठीक है ना। m की पावर कलेक्ट करें, l की पावर कलेक्ट करें, t की पावर भी कलेक्ट करें, माइनस 2a माइनस b प्लस c। और अब LHS की पावर को RHS की पावर से कंपेयर करें तो हमें a इज इक्वल टू 1 पहले ही मिल जा रहा है। फिर l की पावर देखें, a प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। t की पावर यहाँ इतना और इधर 0 है। कंपेयर a की वैल्यू 1 रखें, b की वैल्यू माइनस 1 रखें और देखें तो माइनस 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो सी इज इक्वल टू प्लस 3। तो 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, फिर कोई फॉल्ट हो गई है। एक को कंपेयर किया तो a की पावर 1, a प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 प्लस b तो माइनस 1, 1 माइनस 1 तक तो सही है। और t में कुछ समस्या है। t की पावर माइनस 2a माइनस, ये देखिए, ठीक है ना, माइनस 2a माइनस b प्लस c, माइनस b, तो यहाँ पर प्लस 1 आएगा। जब यहाँ पर प्लस 1 आएगा तो ये माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना। यहाँ पर एक एरर हो गई थी, ऊपर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ कंपेयर किया तो यहाँ पर माइनस बी की जगह पर मैंने प्लस बी लिखा, इसलिए मेरा रिजल्ट मैच नहीं किया। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो यहाँ पर मुझसे हो रही जल्दबाजी में, आपसे भी हो सकती हैं, सावधान रहें भाई। माइंड में प्रेशर रहता है तो गलतियों के चांस बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, वर्क एनर्जी टॉर्क, वर्क एनर्जी टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है।
ठीक है ना। ऑप्शन कितनी जल्दी हमको मिल गया, वेक्टम। वेक्टम मैंने बताया था, वेक्टम वर्क, एनर्जी, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही टॉर्क कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम चीज़ें हैं और इन सबकी डायमेंशन सेम होती है। अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि 1/μ0 जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो μ0 की डायमेंशन 1/c² होगा, यानी कि 1/L2t - 2, यानी कि कह सकते हैं L की पावर -2 t की पावर +2। इसलिए μ0 की पावर -½ करेंगे तो L -2t -t2 की पावर भी -½ करेंगे। तो जब ये -½ से मल्टीप्लाई होगा तो ये L1 बनेगा और t -1 बनेगा। L1 बनेगा और t -1 बनेगा। ऑप्शन सी सही है। आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ेंगे भाई। वन अपॉन 1/2 ε0 E², ये एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि mL2t - 2 अपॉन L की पावर 3। दिस बिकम mL - 1t - 2, mL - 1t - 2, mL - 1t - 2। ठीक है ना, हो गया। नहीं हो पाया, mL - 1 हो तो गया, mL - 1t - 2 एनर्जी डेंसिटी। अरे कहाँ है? The dimension of physical quantity is given by MABLBTC। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आइए भाई, कब इसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे। तो m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। अरे तो प्रेशर है। क्यों? क्योंकि प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो mLT - 2 अपॉन एरिया मतलब L2। तो ये m L - 1t - 2 पहले ऑप्शन मिल गया भाई। चलो बहुत अच्छा रहा कि पहले ऑप्शन चेक करने से मिल गया, नहीं तो अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ तक चेक करना पड़ता। तो ऐसे चेकिंग वाले सवालों में अक्सर पहला ऑप्शन सही होता है, ऐसा काफ़ी बार देखा गया है। Each of the following physical quantity have same dimension, एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस। ये देखिए सेम डायमेंशन है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी सेम डायमेंशन है। एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस दोनों की डायमेंशन सेम होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डायमेंशन लेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशन लेस है। तो 1 को 4 से, ठीक है ना, और थर्ड को सेकेंड से, ठीक है ना, ये बनेगा कॉम्बिनेशन 1/4 कहाँ लिखा है? 1/4 ये हो गया 1/4। और थर्ड सेकंड कहाँ लिखा है? थर्ड सेकंड कहीं नहीं लिखा है। तो कोई बात नहीं, सही तो है, ये सही तो है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। और ये सही भी है और ऑप्शन में भी है। अच्छा क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हमें mLT के फॉर्म में देनी है। आइए, V = IR हमने कुछ सुना हुआ है। तो R की डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर लिख सकते हैं। तो वर्क यानी कि mLT - 2 और Q यानी कि IT मतलब AT। समझ में आ गया होगा। वर्क एनर्जी पावर वर्क और एनर्जी की डायमेंशन mL वर्क एनर्जी mL2t - 2 और Q = IT मतलब AT। और करंट की डायमेंशन A, एम्पियर के नाम पे A। Q क्या होता है? IT और IT डायमेंशन मतलब I की डायमेंशन A एम्पियर और T की डायमेंशन थी AT, वही लिखा हुआ AT। तो ये हो गया mL2t - 3 A - 2। अच्छा क्वेश्चन है।
छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल करने लायक क्वेश्चन है, समय से हो भी जाएगा। Ml2T-3A-2, ये तो है ही नहीं। अच्छा, ए को आई बोलती है, ठीक है ना। Ml2T-3A-2, ऑप्शन डी में जो करंट है उसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि डायमेंशन में कभी भी करंट को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, करंट को एम्पियर के नाम पे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी पूरी 25 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट शीट, पिछले 16-17 साल के क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं वो इतने क्वेश्चन जो आपको हमने करवा दिए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन तुरंत आ रहे हों तो करें, नहीं तो बाद में करें। और जिसमें कहा जाता है कि ये फोर्स और डेंसिटी और जी फंडामेंटल है, और तो मास इनसे कैसे रिलेट करेगा, जिसमें हम LHS और RHS की पावर कंपेयर करते हैं और 3 इक्वेशन हमेशा बनती हैं, और 3 इक्वेशन बनने के बाद 1 बाई 1 3 अननोन की वैल्यू निकलते हैं। ये क्वेश्चन भी हो सके तो बाद में के लिए रखें, इनको छोड़कर बाकी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर तेजी से और जितना हो पाएगा उतना करेंगे। आप अपना काम जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। मैं बीच में एक ऐसा स्लॉट ऑफ टाइम आया जिसमें मैं जो रिवीजन मैंने शुरू किया था उसको मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा, और काफ़ी लास्ट में काफ़ी दिन तक मैं आपको रिवीजन नहीं करा पाया, तो इससे मुझे बड़ा अफसोस तो बहुत है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी सारे चैप्टर्स को कवर कर लूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की वाईकी के जरिए जितना हो सकेगा मैं कंपेयर करूँगा। वह आप अपना काम कर ही रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। और हर चैप्टर के 6-6, 7-7 क्वेश्चन जल्दी लगाते चले जाइए। रोज़ 3-4 चैप्टर कवर करेंगे, तो अभी जितना टाइम बाकी है उतने टाइम में आप हर चैप्टर को टच कर लेंगे। उम्मीद है कि आप हर चैप्टर ऑलरेडी टच कर चुके होंगे, लेकिन अगर कुछ चैप्टर अनटच्ड हैं तो उन्हें 5-5, 6-6 क्वेश्चन लगाकर टच कर लीजिए। फार्मूलों पे विशेष ध्यान दीजिए। फार्मूले बुकलेट से ही पढ़ लीजिए, अलग से कोई कॉपी मत बनाइए, बुकलेट ही पे रखते जाइए। फार्मूलों को ब्रैकेट में बंद करते जाइए और खूब उनको लिखकर बोल कर रिवाइज करिए। क्वेश्चन 5-6 हर चैप्टर के लगाते रहिए, ठीक है।